प्रणाम माजी गोड़ लगाता नहीं। बिहार ने आपको क्या दिया है? सम्मान दिया है, प्रेम दिया है और इज्जत दी है। इतना आदर और सम्मान किसी भाषा में और किसी क्षेत्र में है वो बिहार है। मैंने देखा कि नहीं, बिहार में एक छोटे बच्चे को भी आप कह के पुकारते हैं। और अब वो देखेंगे जो कविता है उसमें सब आप लिखा है। एक ऐसा एसीएस जिसको हम कभी बाइक राइड करते हुए देख लेते हैं, कभी लिट्टी चोखा खाते हुए देख लेते हैं। मैं अब शुद्ध बिहारी हूँ। मैं पद और पदनाम बगल में रख देता हूँ और उसके बाद मैं एक आम आदमी बन जाता हूँ। तो उन्होंने पहचाना था कि आप एसीएस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे पूछा भी, मैंने कहा आप पहचानते हैं मुझे? मैंने वो रूप भी आपका देखा है, वो जो रौद्र रूप कुछ देर पहले। कार्यालय में फलाना बाबू पैसा मांग रहे थे रिलीविंग के लिए, क्लास हो गया। सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में 3 चुनौतियां गिना दीजिए। अभी भी क्लासरूम्स की कमी है। टीआरई 4 को लेकर कब आ रहा है नोटिफिकेशन? 1,01,000 के हिसाब से आ रहा है म्यूचुअल ट्रांसफर का आवेदन। मोटा मोटी स्कूल मिला के 1.5 लाख टीचर को हम लोगों ने इधर से उधर भेजा। फिर हम सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, जिला वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, ये हम निकालेंगे फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कई ऐसे टीचर्स हैं जो है तो सरकारी, लेकिन निजी विद्यालय में उनका ट्रांसफर हो जा रहा है, तो चुनौतियां हैं। अब इन सब की समस्या होगी कि भाई हमको अपने ऐच्छिक जिला और ऐच्छिक स्थान पर पोस्टिंग, यही सब है जहाँ पे मतलब आवेदन पत्र मैक्सिमम आया है। तो ये तो टीचर्स कहेंगे मिस फॉर्च्यून है कि मुझे रिमोट एरिया आउटस्कर्ट एरिया में मिल लक गया। की बात करें, जो कोई मक्खन खा रहा है, नहीं मक्खन नहीं। लाइब्रेरियन की भी बहालियां। लाइब्रेरियन की है और स्पेशल टीचर्स, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के टीचर्स वो भी रिक्रूट हो रहे हैं। फोटोग्राफी का बहुत शौक है आपको? मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं पायलट भी हूँ, कार्टूनिस्ट भी रहा हूँ, पेंटर भी हूँ। बचपन में कागज के हवाई जहाज उड़ाता था, उसके बाद लकड़ी के हवाई जहाज, फिर लोहे के हवाई जहाज, लेकिन सपना हमेशा रहा कि हवाई जहाज उड़ाऊंगा। सबसे बड़ा बजट है शिक्षा विभाग का सर, मुझे तो लगता है पूरा ब्रेन पूरा दिमाग इसमें जा रहा है। लंच टाइम में मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो उतना कम खाऊंगा। हम लोग टारगेट पे हो गए। टारगेट पूरा है ऑलमोस्ट यस। आपको लगता है बहुत जल्दबाजी है ये, तो उनका क्या हुआ? उन टीचर का तो सस्पेंड हो गया। अगर पकड़ा जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे को की पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसके अपने पांव पे खड़ा होना, ये सबसे महत्वपूर्ण। कल का बिहार उसके कंधों पे रहेगा, आपके कंधों पे नहीं रहेगा। आप हो सकता है रिटायर्ड हो जाएंगे, आप याद अपनी अच्छी यादें रखेंगे, लेकिन उस कल का बिहार वो चलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। प्रशासनिक क्षेत्र में मजबूत और दूरगामी पारदर्शी सोच रखने वाले, उसके लिए पहचाने जाने वाले आईएएस अधिकारी और वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे, उसमें एसीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बिहार से शुरुआत कर लेती हूँ। लंबा समय बिहार को आप दे रहे हैं और मैं कहूँगी जी भी रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, बहुत अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कैसा लग रहा है काम करके? मुझे तो 35 साल बिहार में हो गया है और अब तो यही मेरी धरती है और यहीं पे मैं बस गया हूँ। सारे त्यौहार भी मनाता हूँ और बिहारी भी बोल लेता हूँ, उनकी भाषा भोजपुरी मगही सब बोल लेता हूँ। एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो सोशल मीडिया पर, यूँ तो आपके रील्स और आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जिस टोन में आप बातचीत करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की एक पहल, एक वीडियो का जिक्र मैं कर लेती हूँ जिस वीडियो में आप शिक्षकों से क्लास के दौरान बातचीत करते नजर आते हैं। कुछ शिक्षक वीडियो कॉल पे आपके साथ उपस्थित नहीं दिखते हैं, तब आप बिहारी टोन में कहते हैं, अरे तुम कहाँ गए जी? तो ये सीखा है आपने? कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, बिहार के लोग बहुत मतलब एक सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं और मुझे याद है कि मैं कुछ दिन पहले एक कविता लिख रहा था बच्चों के नाम से। तो एक जब अगर दिल्ली वाला लिखता है या कोई अन्य भाषा लिखता तो तुम करके बच्चों को संबोधित करता, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, बिहार में एक छोटे बच्चे को भी आप कह के पुकारते हैं। और अब वो देखेंगे जो कविता है उसमें सब आप लिखा है, आप ये करते, आप ये ऐसे करते हैं। तो इतना आदर और सम्मान किसी भाषा में और किसी क्षेत्र में है वो बिहार है। और मैं कल 2-3 दिन पहले जैसे बुजुर्गों को कितना बड़ा अच्छा मतलब म्यूजिकल टोन लगता है जब आप किसी को कहते हैं कि प्रणाम माजी गोड़ लगाता नहीं, तो कितना मतलब आत्मीयता का भाव है और कितना मतलब एक सम्मान का भाव इस भाषा में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
अच्छा, सवाल ये भी है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खूब दिया है, दे रहे हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं। बिहार ने आपको क्या दिया है? क्या लगता है? देखिए, बिहार ने मुझे सम्मान दिया है, प्रेम दिया है और इज़्ज़त दी है। और ये सबसे बड़ी मतलब एक देन किसी व्यक्ति के लिए हुआ कि जिस तरह सभी लोगों ने मुझे सम्मान दिया, इस राज्य के लोगों ने, और बहुत इज़्ज़त दिया है मुझे। और मेरे ख़्याल से जितना मुझे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दिया। यही मेरे लिए एक पुरस्कार के रूप में है। तमिलनाडु से आना, जहाँ पर हिंदी भी बोलना बहुत मुश्किल है, वहाँ से बिहार में आना, शिक्षा व्यवस्था की रूपरेख देखना और फिर भोजपुरी, मगही, मैथिली और भी भाषाएँ हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ा, वहाँ के लोगों को समझना ताकि शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी हो। मुश्किल लगा कभी? देखिए, 35 साल हो गए हैं और यही मेरी धरती है और यही मेरी भूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है। और अब मैं यहीं का रह गया हूँ। अब मैं अपने को बिहारी बोलता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं बिहारी अपने को बोलता हूँ और मैं अब शुद्ध बिहारी हूँ। लोग संकोच करते हैं। दिल्ली में खुद को बिहारी कहना लोग बहुत मुश्किल मानते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये समझ लेगा कि हम तो बंधुआ मज़दूर हैं या फिर हम वहीं पान गुटखा खाते हैं। आपको कभी ये नहीं लगा कि बिहारी टैग मैं खुद अपना रहा हूँ? नहीं, नहीं, देखिए ये गर्व की बात है। ये मतलब ये अपने को बिहारी कहना ये गर्व की बात है। और मैं जब भी बाहर भी जाता हूँ, अपने को बिहारी घोषित किया करता हूँ और ये मेरे लिए सम्मान और एक गर्व की बात है कि मैं बिहारी हूँ। एक ऐसा एसीएस जिसको हम कभी बाइक राइड करते हुए देख लेते हैं, कभी लिट्टी-चोखा खाते हुए देख लेते हैं। आप दोनों ज़िंदगी को कैसे मैनेज करते हैं? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी है, पर्सनल लाइफ़ भी है। देखिए, मैं जब कार्यालय से बाहर निकलता हूँ, एक आम आदमी हो जाता हूँ और मेरे मन में और मेरे दिमाग में वो बोझ नहीं रहता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ या मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ। ये बोझ को मैं बिल्कुल बगल में रख के जाता हूँ। और एक आदमी आदमी क्या करता है? मोटरसाइकिल चलाते हैं, घूमते हैं और बाज़ार जाते हैं, तो ये आम आदमी की ज़िंदगी है ना। मेरे से बहुत सारे टीचर, जब बाज़ार में मैं सब्ज़ी लेता हूँ, बहुत सारे शिक्षकों से मेरी बातचीत होती है, तो एक आम नहीं, आदमी। आम तौर पे नॉर्मल अगर कोई आईएएस बन जाता है, तो वो पूरा गार्ड-वार्ड के साथ घूमने लगते हैं, स्वैग आ जाता है ज़िंदगी में, लाइफ़स्टाइल थोड़ी बदल जाती है। नहीं, आप एसीएस हैं। मेरे लिए ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। मैं जिस दिन जैसे ही कार्यालय छोड़ता हूँ, मैं पद और पदनाम बगल में रख देता हूँ और उसके बाद मैं एक आम आदमी बन जाता हूँ। तो ये प्रेरणा कहीं से मिली है या खुद नहीं, से? ये देखिए, ये अपने व्यक्तित्व में ही बसा हुआ है कि किसी भी चीज़ का घमंड, किसी भी चीज़ का मतलब हवा में उड़ने का जो अनुभव है, ये सब नहीं। मतलब आप धरती से जुड़े रहिए, कॉमन मैन से जुड़े रहिए और अ, एक कॉमन मैन की तरह। अब जैसे हाल ही में बख्तियारपुर में चाय बना रहा था मैं, लोगों ने देखा लिट्टी। अब खाली दुकान थी, बेचारे चाय बना रहा था, मैंने कहा आ जाओ, मैं भी हाथ तो बटा उन्होंने दें। पहचाना था कि आप नहीं, एसीएस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे पूछा भी, मैंने कहा आप पहचानते हैं मुझे? बोला ना, हम नहीं पहचानते हैं। और बिल्कुल नहीं पहचाना। हाँ, कहीं-कहीं पहचान लेते हैं, जैसे लौंग लत्ता वाला राजगीर का लौंग लत्ता है, वो पहचान पहचान गया था। बट अमूमन कोई पहचानता नहीं है। तो एक नाम आम आदमी की तरह मैं बिहेव करता हूँ और मेरे दिमाग और सर में वो बोझ नहीं है कि मैं एक बहुत सीनियर ऑफिसर हूँ सरकार का। और इसीलिए क्या होता है कि पब्लिक कनेक्ट मेंटेन रहता है और आम आदमी अप्रोच सोचता है कि इसको अप्रोच किया जाए। और जैसे आज भी मेरे व्हाट्सएप में, एसएमएस में सारे टीचर्स सीधा संपर्क करते हैं, सीधा स्ट्रेट रिंग करते हैं। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हमसे सीधा कनेक्ट करेगा, हमसे सीधा बात करेगा। और मैं जितने भी जूनियर ऑफिसर्स हैं उनसे यही बार बार भी बोलता हूँ कि भाई आप टीचर्स से आप मतलब कॉमन मैन से कनेक्ट जो है वो मेंटेन रखिए। और सीनियर होते होते वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये डिस्कनेक्ट जो है इसको थोड़ा अवॉइडेबल है। ये कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है, बट ये मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग है और ये मेरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। जिस तरीके से आप काम करते हैं शिक्षा विभाग के बेहतरी के लिए, तो मुझे लगता है कि अब शिक्षा विभाग की और शिक्षा व्यवस्था पे भी आ जाना चाहिए। जैसे अभी कार्यक्रम से पहले आपको मैंने देखा, मेरे व्हाट्सएप में आया था वो मैसेज कि कोई टीचर को तंग कर रहा था और जिला शिक्षा पदाधिकारी की अच्छी क्लास हुई। मैंने वो रूप भी आपका देखा है, वो जो रौद्र रूप कुछ देर हाँ, पहले। तो मैंने कहा कि वो जस्ट व्हाट्सएप आया था मुझे बस
कि फलाना कार्यालय में फलाना बाबू पैसा मांग रहे थे रिलीविंग के लिए, क्लास हो गया। तो इतना डायरेक्ट कनेक्ट हमारा है किसी टीचर से कि वो मैसेज केवल उसने मुझे भेजा और डीईओ साहब का क्लास हो गया। उस टीचर ने आपको मैसेज किया था? उस टीचर ने ये मैसेज किया कि आपने तो बिना निःशुल्क ट्रांसफ़र मतलब बिना किसी कष्ट के ट्रांसफ़र कर दिया। इसको मैं कहती हूँ घूस लिए बिना। नहीं, नहीं, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। बट मतलब बिना किसी कष्ट के मैं कहूँगा कि ट्रांसफ़र हो गया। तो अब कष्ट दिया जा रहा है कि ये 6 दस्तावेज़ लाइए तभी आपका रिलीविंग होगा। तो मैंने डीईओ साहब का अच्छा क्लास लिया। तो चुनौती मानते हैं आप बहुत है? देखिए, अगर आपका सूचना तंत्र आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब तो आराम से किसी का भी आप मतलब क्लास अच्छा ले सकते हैं और व्यवस्था नियंत्रण में रहता है। सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में 3 चुनौतियाँ गिना दीजिए, जिसको आप फेस कर रहे हैं और जिससे आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। देखिए, पहली चुनौती तो पार हो गई है, वो अटेंडेंस की थी और जिसमें अटेंडेंस कैसे होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। दूसरी चुनौती ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी क्लासरूम्स की कमी है और बीच-बीच में खबर भी आती है और हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बार सैंक्शन भी हम लोग कर रहे हैं। और तीसरी चुनौती, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। और क्वालिटी ऑफ टीचिंग ये 3-4 उसके आयाम भी हैं। पहले तो है कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए और सब्जेक्ट मटेरियल भी होना चाहिए, सब्जेक्ट सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, लैब होने चाहिए, लेबोरेटरी सब होने चाहिए। और सबसे आखिरी वाला है कमिटमेंट टू टीच। मतलब ये अंदर से आती है। आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छे करते हैं और जो रिसेंटली रिक्रूटेड टीचर्स हैं, वो बहुत ही पैशन से पढ़ाते हैं और मैं अपना हमेशा मानता हूँ कि 95% टीचर्स में ये पैशन है, लेकिन वो 5% टीचर जो है, वो सिस्टम को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे, बाकी टीचरों को डिस्टर्ब करेंगे, फिर स्कूल में विवाद पैदा कर देंगे। तो मेरा ये है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है और दिन रात मैं उसी पर काम करता हूँ। जो न्यू रिक्रूटेड टीचर हैं, जैसे आपने बोला कि अभी जो नए शिक्षक आए हैं बीपीएससी के थ्रू, टीआरई 4 का भी अभी अनाउंसमेंट होने वाला है। इन टीचर्स में गुणवत्ता है? मुझे तो कभी-कभी लगता है मैं एक दिन गाँव में बिल्कुल दूर-दराज़ पलामू के बॉर्डर में जा रहा था, तो अचानक मैंने एक प्राइमरी स्कूल देखा वहाँ पे। तो मैंने देखा कि 3 लड़कियाँ लेडी टीचर्स वहाँ थी केवल और हमको लगा कि वो कहीं बाहर से आई हैं, मतलब दे वर नॉट लोकल टीचर्स। और उस जंगल में उस कमिटमेंट से वो फन लर्निंग मटेरियल के साथ बच्चों को सिखा रही थी। तो मुझे लगा कि इतना कमिटमेंट एक उस मतलब यंग टीचर्स में था, देखने को मिला। तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे आज भी उस दृश्य याद है कि वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों को पढ़ा रही थी और बहुत ही कमिटमेंट से पढ़ा रही थी। और मेरा हमेशा मतलब अनाउंस्ड कार्यक्रम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब कोई उसको पता प्री था कि प्लान हाँ नहीं प्री है। प्लान था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन आ रहे हैं। तो कमिटमेंट उन टीचर्स में मैंने देखा और जो नए-नए टीचर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट है। आपको लगता है कि चलो नहीं, सही राह पे? नहीं, थिंग्स आर ऑन ट्रैक। मतलब मैं बहुत ही आशावादी हूँ इस मामले में कि इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। टीआरई 4 को लेकर कब आ रहा है नोटिफिकेशन? टीआरई 4 में हम थोड़ा ये अभी जो ट्रांसफ़र को इधर-उधर जो करीब 1.5 लाख लोग इधर से उधर गए हैं। मैं आंकड़े भी बता रहा था किसी को कि करीब 1.5 लाख लोग को हम लोगों ने इधर से उधर किया। 90,000 पहले लॉट में, फिर 40,000 आपका हेड टीचर और हेड मास्टर में, तो करीब 1,30,000 और पिछले दिनों में हम लोगों ने करीब 12-13 हज़ार म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए हैं और 1,01,000 के हिसाब से आ रहा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन। मोटा-मोटी स्कूल मिला के 1.5 लाख टीचर को हम लोगों ने इधर से उधर भेजा है। तो अब इस पूरे व्यवस्था जब स्टेबलाइज़ हो जाएगी, मोटा-मोटी इस महीने के एंड तक, फिर हम सब्जेक्ट वाइज़ कितनी वैकेंसीज़ हैं, जिला वाइज़ कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये हम लोग निकालेंगे फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। माना जाए कि सितंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हो जाए।
ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर चर्चा खूब हो रही है सर। बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम भी उठाया है, लेकिन चर्चा भी हो रही है, बहुत समस्याएँ भी आ रही हैं। कई ऐसे टीचर्स हैं जो हैं तो सरकारी, लेकिन निजी विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो चुनौतियाँ हैं? देखिए, उसमें ये है कि जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ही बात करूँ, कुछ लोग तो हैं जो नियोजित से सक्षमता पास हैं, तो पिछले 15 साल से 20 साल 15 साल से अपने-अपने एक विद्यालय में हैं। और जब इनका रिक्रूटमेंट हुआ, तो ये सब अनमैरिड थे। लड़के भी अनमैरिड थे, लड़कियाँ भी अनमैरिड थीं। और 15 साल में इनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। और अब क्या है कि नौकरी कहीं कर रहे थे, शादी कहीं और हो गई। ससुराल छोड़ के वहाँ बैठे हैं। तो ये लोग 15 साल से इंतज़ार में थे कि हमारा स्थानांतरण होगा। मतलब इतनी लंबी अवधि। दूसरा, जब टीआरई 1, टीआरई 2 हुआ, तो मतलब हो सकता है कोई लॉजिक होगा, तो सभी को रैंडम डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स अलॉट कर दिए। तो 2.25 लाख तो वो हो गए। तो जब रैंडमली टीआरई 1, टीआरई 2 अलॉट हो गए, और ये 15 साल से ये जो बैठे हैं, अब इन सबकी समस्या हो गई कि भाई हमको अपने ऐच्छिक जिला और ऐच्छिक स्थान पर पोस्टिंग है। तो जब हमने ज्वाइन किया तो सब एक ही डिमांड था कि भाई हमको अपने स्थान पर पोस्टिंग है। और महिलाओं को विशेषकर मेजर समस्या थी कि पढ़ा कहीं रही हैं, ससुराल कहीं है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही मतलब साहसी कदम उठाया। एक साहस, मतलब कि हम अब सब इनका आवेदन पत्र लेंगे और समीक्षा करें, और जहाँ तक संभव हो करेंगे। तो 1,90,000 आवेदन पत्र है। और इसको फिर हम लोगों ने छोटे-छोटे मतलब कंपोनेंट वाले, पहले 1 से 6 जो बीमार हैं, विकलांग है, और इन सब का पहले टेकअप किया। पति-पत्नी वो मामले टेकअप किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूरी भी महिलाओं का पहले शुरू किया। तो पुरुषों ने कहा कि हमारा क्या हुआ? तो फिर पुरुषों का हम लोगों ने टेकअप किया कि जो पुरुष जहाँ पे ज़्यादा टीचर हैं और कम टीचर हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। और फिर लेकिन कुछ अभी बचे हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा ऑलरेडी टीचर्स हैं। हम लोग उस परिस्थिति में नहीं है कि वहाँ और टीचर भेज दिया जाए। तो वो थोड़ा अभी भी इफ़र्ट है पुरुष के मामले में। महिलाओं के बारे में तो ऑलमोस्ट कर दिया। और 40,000 मैंने जैसे बताया, हेड मास्टर, हेड टीचर, वो भी उसी लॉट में है, और वो भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए। तो अब कुछ स्कूलों को तो उसी माध्यम से भी मिल गया। जिन लोगों ने ट्रांसफ़र अप्लाई किया था, अब हेड टीचर, हेड मास्टर के रूट में वो भी पहुंच गए। और कुछ लोग तो बहुत ही इनोवेटिव थे कि म्यूचुअल ले लिए कि भाई मैं आपकी जगह चले जाता हूँ, मेरे यहाँ चले जाइए। तो हम लोगों ने हर प्रॉब्लम, इस मेजर एक्साइज प्रॉब्लम को छोटे-छोटे टुकड़ों में सॉल्व करने का कोशिश किया है। अब कुछ बच गए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसका भी कोई रास्ता मतलब शैक्षणिक व्यवस्था को बिना डिस्टर्ब किए। और मैं बार-बार सभी टीचर से कहता हूँ, देखिए शैक्षणिक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि स्कूल बंद हो जाएँ, या मैथ्स टीचर नहीं रहे, फिजिक्स टीचर नहीं रहे, इंग्लिश टीचर नहीं रहे। मैं ये नहीं चाहता कि शैक्षणिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो। उस परिस्थितियों में उसको अक्षुण्ण रखते हुए हम अपने जहाँ तक संभव हो ट्रांसफ़र करें। रिमोट एरिया में कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, जहाँ पर बेसिक सुविधाएँ नहीं हैं। तो ऐसी कोई खबर आप तक पहुँची है? देखिए रिमोट एरियाज़ में पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना किसी न किसी को। हम ए को नहीं भेजेंगे तो बी को भेजेंगे। तो किसी को तो पढ़ाना पड़ेगा। तो अलग से कोई मोटिवेशन क्या, मतलब तो कैसे आप लोग नहीं, मैनेज नहीं, कर रहे हम हैं? देखिए हम चाहते हैं कि मतलब ठीक है उसी ज़िले के जाएँ, लेकिन जाना पड़ेगा। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि बांका के बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर स्कूल्स बंद हो जाएँ। बांका के स्कूल बंद हो जाएँ, जमुई के स्कूल बंद हो जाएँ, नवादा के पहाड़ी इलाका, कौवाकुल वो बंद हो जाएँ। मतलब गया के बाराचट्टी और वो सब इलाके बंद हो जाएँ, और कैमूर का अधौरा पहाड़ है। यही सब हैं जहाँ पे मतलब आवेदन पत्र मैक्सिमम आए हैं। तो ये तो टीचर्स कहेंगे मिसफॉर्च्यून है कि मुझे रिमोट एरिया, आउटस्कर्ट अब एरिया में मिल लक गया। की बात करें, जो कोई कहेंगे मक्खन खा रहा है, तो कोई ना। नहीं, मक्खन नहीं खा रहे। देखिए, आप शिक्षक के रूप में आए हैं। एक शिक्षक का जो प्रिंसिपल है, पहला धर्म क्या है कि हमको पढ़ाना है। और ये त्याग का मामला है, मतलब ये भी, मतलब ये सैक्रिफाइस और त्याग भी इसमें बिल्ट इन है। आप केवल एक नॉर्मल क्लर्क का प्रोफेशन में नहीं है, या आप कोई मतलब प्रशाखा पदाधिकारी या कोई मतलब ऑफिसर के प्रोफेशन नहीं है। ये आप गुरु की
आपका स्थान गुरु का है, गुरु का है। उसके जीवन में गु जो कहते हैं अंधकार और अज्ञानता, और रू जो कहते हैं हटाना, आपको अज्ञानता और अंधकार को हटाना है उसके जीवन में। ये आप में वो भावना होनी चाहिए कि भाई ये सैक्रिफाइस मेरा है। आपने एक प्रोफेशन सुना है जो जिसमें आपको त्याग भी करना होगा, आपको अपने अपने कष्टों से हटके और बियॉन्ड इन बच्चों को सिखाना होगा, क्योंकि ये अगला जनरेशन है भाई, ये अगला जनरेशन है, यही आपका समाज का फाउंडेशन होगा अगला, इसी पर समाज आगे टिकेगा। अगर आप कह देंगे कि नहीं मेरा जो सुख सुविधा इन बच्चों के पढ़ाई से मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, तब तो ये प्रोफेशन के प्रति मतलब ये अन्याय होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे को की पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसके अपने पांव पे खड़ा होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वो समाज का भविष्य, वो बिहार का भविष्य है। कल का बिहार उसके कंधों पे रहेगा, आपके कंधों पे नहीं रहेगा। आप हो सकता है रिटायर्ड हो जाएंगे, आप अपनी अच्छी यादें रखेंगे, लेकिन उस कल का बिहार वो चलाएगा। और ये आपका दायित्व है कि कल का बिहार के हित में और इंटरेस्ट में उसको आप पढ़ाएंगे। एआई का ज़माना है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजिकल स्टडी को आप कैसे देखते हैं और मैं चाहता हूँ, सुधार की ज़रूरत? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी एंटर करे शिक्षा में। अटल टिंकरिंग लैब हम लोगों ने बनाया है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रोबोटिक्स पढ़ाते हैं। रोबोटिक्स लैब हम लोगों ने विभिन्न जगहों में लगाया है। और ये हम लोग वीआर वर्चुअल रियलिटी लैब्स भी अब स्थापित करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में लड़कियों के बीच में वर्चुअल रियलिटी लैब को टेस्ट किया कि कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह था। बहुत महंगा रहता है, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर हम लोग वर्चुअल रियलिटी लैब से करेंगे कि भाई किसी तरह ये लैब शुरू हो जाए। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन सरकार बनाना चाह रही है? क्योंकि जैसे आईआईटीज़ हैं सेंट्रल लेवल पे, बिहार के लेवल पे होगा तो बच्चे फिर आईआईटीज़ के लिए या फिर बहुत ज़्यादा मारा-मारी नहीं होगी। देखिए, हमारा है कि आईआईटी जो है हमारे लैब्स को टेक ओवर कर लिए हैं बहुत सारे। आईआईटी पटना ने बहुत सारे लैब्स टेक ओवर किए हैं, और हम और रिक्वेस्ट करेंगे और सारे लैब्स टेक ओवर करें। और हम चाहते हैं कि लैब्स स्टेट ऑफ द आर्ट रहे हैं। बच्चों जब इस स्कूलों और स्कूल से निकलें तो टेक्नोलॉजी वाइज पिछड़ नहीं जाए, ये हम लोग की इच्छा है। और इस बार लैब पर हम लोग का बहुत फोकस है, और बिना लैब के और बिना लैब वर्क के बच्चे पास आउट ना हो, ये हमारी कोशिश है कि नहीं, किसी भी हालत में लैब होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में इनोवेशन की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि जब भी हम आपको देखते हैं, सिद्धार्थ सर को देखते हैं, तो इनोवेशन इस मायने में हमें समझ आता है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल को चेंज किया ताकि ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा जा सके। आपने हम बोलना शुरू किया मैं की जगह पर। तमाम कोशिशें आपने की जिससे लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, बीच का माध्यम ना अपनाना पड़े। तो आपको लगता है कि इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है और कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए, इनोवेटिव स्टडी को? जिस शिक्षा व्यवस्था से 1960-70 में हम पढ़ाते थे, उस व्यवस्था से अब नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जनरेशन बदल गई है ना। अब तो क्या एक्स जनरेशन है, जी जनरेशन कुछ बोलते हैं, जेनज़ी बोलते जेनसी बोलते हैं। अल्फ़ा भी आ गया सर अब तो। हाँ, अब अल्फा भी आ गया। हम मुझे तो समझ में नहीं आता है, अब हम भी इस व्यवस्था में काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, तो ये दूसरी जनरेशन को पढ़ा रहे हैं। तो उस जनरेशन का आप हमारी जनरेशन की स्टाइल से नहीं पढ़ा सकते हैं कि हेडमास्टर साहब खड़े हो गए, हेडमिस्ट्रेस खड़ी हो गई हैं और ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रही हैं। उनको पढ़ाने का जो व्यवस्था है, उसको पढ़ाने का जो स्टाइल है, उसके जनरेशन के मुताबिक होनी चाहिए। वो अब पुरानी व्यवस्था से नहीं हो सकती है। इसलिए बार बार हम लोग FLN किट पे ध्यान देते हैं, फन लर्निंग मटेरियल्स पे, कि कैसे मैथ्स पढ़ाया जाए, कैसे इंग्लिश पढ़ाया जाए, कैसे मतलब खेल खेल के खुशी खुशी उनको पढ़ाया जाए। वो तो घर में जाता है तो मोबाइल से खेलता होगा ना। अब वो स्कूल में आएगा तो अब सोचिए कितना डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर आपको उसको मतलब पुराने जनरेशन से पढ़ाएंगे। वो घर जाता है तो उसकी दूसरी दुनिया होगी ना। तो आपको उस जनरेशन को उसके टेक्नोलॉजी और उस व्यवस्था के अनुरूप पढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी कहीं ट्रेनिंग हो रही है जैसे हाँ, न्यू हायर्ड जो हमारा टीचर्स हैं? SCRT जो है वो इस पर बहुत फोकस्ड है। हमारी पूरी मैनुअल्स हैं, हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं कि कैसे हम उन बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट मेथोडोलॉजी से पढ़ाएं। टीचिंग में और क्या हम नया कर सकते हैं?
तो टीचिंग में यही है कि नंबर 1 पहले तो टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। नंबर 2 आपके फन एंड लर्निंग जो 1 to 5 है, एक नंबर 2 होनी चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए। और तीसरा आपके जो स्किल ट्रेनिंग है मेन, अभी हम लोग मीटिंग हाल ही में कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे 10th के पास बाद अपना कैरियर अलग करना चाहते हैं तो उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में मतलब एक्सपोजर होना चाहिए, और 12th में भी स्किल के बेस्ड में एक्सपोजर होना चाहिए। और लास्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग सबको नौकरी के लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सब अपना एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ खोजें, अपने एक्टिविटी एवेन्यूज़ खोजें, और स्किल ट्रेंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये एक इशू है जो हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। कैबिनेट का इसमें बड़ा भी फैसला भी आया था ना स्किल डेवलपमेंट को देखते हुए, हाँ। इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप के लिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का स्किल ट्रेनिंग हो। और देखिए हम लोग को एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने चाहिए। अब वो ज़माना चला गया कि हम अब हर बच्चे को से 2 करोड़ बच्चे हैं हमारे स्कूल में, और सब मतलब धीरे धीरे पास आउट होते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आबादी में अगर सबको रोज़गार देना हो, सरकार ने 1 लाख रोज़गार 1 करोड़ रोज़गार की बात की है 5 साल में, बट मैं अपना समझता हूँ कि हम उन लोगों को क्रिएट करें जो रोज़गार दे सकें, जो नौकरी दे सकें, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकें। चुनाव से पहले ये चर्चा थी, सरकार की तरफ से घोषणा भी की गई कि 50 लाख रोजगार दे दिया वो तो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग टारगेट पे हो गए, टारगेट पूरा है? ऑलमोस्ट यस। आपको नहीं लगता बहुत जल्दबाजी है ये? नहीं, नहीं, हम ये तो बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑलरेडी ऑन ट्रैक है। अभी और भी वैकेंसीज आने वाली है? आएगी, आपके टीआरई 4 आप खुद ही बोल रही हैं, टीआरई 4 आ रही है तो वो भी वैकेंसी। लाइब्रेरियन की भी बहालियां? लाइब्रेरियन की है, और स्पेशल टीचर्स, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के टीचर्स वो भी रिक्रूट हो रहे हैं। तो सितंबर तक हमें ये पूरी ऑलमोस्ट। आगे और क्या होने वाला है? क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी के लिए? देखिए शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी के लिए बस यही है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो इम्प्रूव हो, और टीचिंग मेथोडोलॉजी इम्प्रूव हो, यही है। जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था तो आप कैमरा रोल भी समझा रहे थे, तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, फोटोग्राफी का बहुत शौक है आपको? मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। तो अभी भी ये शौक अभी बरकरार भी है? है, अभी भी है, बरकरार है। मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं पायलट भी हूँ, और कार्टूनिस्ट भी रहा हूँ, पेंटर भी हूँ। इतना कुछ कैसे कर सकते हैं जरा? तो अपना अपना समय है, अपना अपना निकाल लेते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं? सबका समय है। नहीं, सबसे बड़ा बजट है शिक्षा विभाग का सर, पूरा काम तो आपको मतलब आपकी मुझे तो लगता है पूरा ब्रेन, अब पूरा आपने दिमाग तो इसमें जा रहा आप हो। लंच टाइम में मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो उतना कम खाऊंगा, तो हर चीज़ का अपना समय है। तो ये आपको मतलब बचपन से शौक था या फिर अचानक किसी से देखा, सीखा? कहाँ से सब सब मोटिवेशन आया? सब सब जैसे पायलट बनने का शौक बचपन से था, और बचपन में कागज़ के हवाई जहाज उड़ाता था, उसके बाद लकड़ी का हवाई जहाज, फिर लोहे का हवाई जहाज। लेकिन सपना हमेशा रहा कि हवाई जहाज उड़ाऊंगा, और मतलब यंग एज में नहीं सीख पाया, लेकिन लास्ट में आके मैंने परीक्षाएं लिखी, एग्ज़ाम पास किए, और अब अकेले उड़ाता हूँ। सिंगल फोटोग्राफर के एज अ फोटोग्राफर आप कैसे हैं? आप अपने आप को कैसा मैं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, प्रोफेशनल ग्रेड में। तो उसमें क्या-क्या बारीकी का ध्यान देते हैं आप? क्योंकि मैं जंगल में जा रहे हैं, जानवर हैं आपके सामने, डर नहीं लगता आपको? देखिए सबसे पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और अन्य फोटोग्राफर में बहुत अंतर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तभी आप बन पाएंगे जब आप जीव और जीव जंतुओं से प्रेम करते हो, और आप उनके हाव भाव से आप उसको उसकी दुनिया रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप उसकी दुनिया में जाते हैं तो आप उस दुनिया को इज्जत दीजिए, उस इकोसिस्टम को इज्जत दें, और एक जानवर को आप इज्जत की नज़रों से देखें, एक एनिमल को, बर्ड को आप इज्जत की, जब आप इज्जत और प्यार की नज़र से देखेंगे तो आपको वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, मतलब आपको इतना सुंदर लगेगा, और इतना आप मतलब इंटरेस्ट से आप फोटोग्राफी करेंगे। और बहुत सारे फोटोग्राफ मैं देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि कैमरा है, लेंस है, फ्लैश है, क्लिक मार देते हैं। नो, जब तक आप उस इकोसिस्टम को समझेंगे नहीं, जैसे कैमरामैन है यहाँ पे, यहीं पे अगर उस कैमरामैन को ये नहीं पता कि वो किसका इंटरव्यू ले रहा है और किस परिस्थिति में और कहाँ इंटरव्यू ले रहा है, तो बहुत पुअर फोटो आएगा, बहुत ही खराब आएगा। लेकिन जब आप उस इकोसिस्टम को समझेंगे, उस जानवर को, जब जाता हूँ तो पहले स्टडी करके जाता हूँ, इस बर्ड की बिहेवियर क्या है, इस जानवर की बिहेवियर क्या है,
मैं बहुत कुछ समझता हूँ। जैसे हवाई जहाज उड़ाता हूँ, तो कभी-कभी पहले देखता हूँ कि भाई अगर हम सामने पंछी आया, तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये भी मुझे पता होना चाहिए ना। वो बर्ड कैसे उड़ता है? अगर उसको थ्रेट सामने दिखेगा, हवाई जहाज उड़ते हुए जा रहा है, तो उस बर्ड को तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे ना। या तो आप नीचे जाइए, ऊपर जाइए, और अगर नहीं निर्णय लें, तो सीधा बर्ड के अंदर जाएँगे। तो एवरीथिंग आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। पूरा आपका इकोसिस्टम है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, तो ये सबको समझना चाहिए, बैठ के समझ के, और उसकी उनकी दुनिया को इज्जत करनी चाहिए। प्लीज रिस्पेक्ट देयर वर्ल्ड। करते हैं तो हम आपको एक सख्त अधिकारी के तौर पर देखते हैं, कभी एक ऐसे अधिकारी के तौर पर देखते हैं जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपके सामने अपनी भाषा में प्रेजेंट करते हों। लेकिन जब आप सोते हैं रात में तो पूरे दिन की कार्यशैली को अपनी देखते हैं, क्या दिमाग में आता है? बिहार को लेकर मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मैं तो पहले देखता हूँ कि आज दिन भर मैंने क्या किया, बर्बाद किया, टाइम का बर्बाद किया, क्या किया। नहीं, आप ये भी सोचते होंगे कितनों के डाँट लगा दी। नहीं नहीं यार, मैं दिन भर मैं सोचता हूँ कि आज दिन भर के घटनाक्रम की समीक्षा करता हूँ, और अगले दिन के क्या करना है ये पहले ही प्लान रहता है मेरा। ये बिल्कुल अनप्लान्ड नहीं रहता। मुझे पता था आज इतने बजे आप आएंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, तो पूरा प्लान रहता है। मतलब ये, मतलब क्योंकि समय का अभाव है ना, दिन के 12-15 घंटे वर्किंग आवर्स हैं, तो सब चीज़ बिल्कुल टाइमली प्लान रहता है, और अपॉइंटमेंट्स भी प्लान रहते हैं, और इसीलिए थोड़ा रहता है मेरे पे, लोड ज़्यादा रहता है, और इसलिए, और किस पर कहाँ क्या बोलना है ये भी बहुत ही फिक्स्ड रहता है। कैबिनेट में मेरा केवल एक रूल रहता है कि कैबिनेट के ब्रीफ के बियॉन्ड मैं एक शब्द नहीं बोल सकता हूँ, और जो भी कैबिनेट के प्रस्ताव हैं या कैबिनेट की जो निर्णय हैं उस तक सीमित रहती है। मैं अपना व्यक्तिगत विचार तो नहीं रख सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है जब आप टीचर से बात करते हैं, वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, टीचर आपको एक जैसे एक मैंने आपको बताई थी तस्वीर सामने आई थी जिसमें आप टीचर से बात करते हैं, वो कहते हैं मैं दुकान में हूँ। ये आप ही पकड़ते हैं कि वो दुकान में है, वो स्कूल में नहीं है। तब कैसे समझते हैं आप इसको? गुस्सा आता होगा आपको तो बहुत? नहीं, कोई गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने उसे इतना ही कहा कि अब वीडियो ऑन करिए, तो नहीं किया। फिर करता रहा। मैंने कहा ये कर क्यों नहीं रहा है? तो 3-4 बार मैंने बोला, मुझे लगा कि नहीं, ये स्कूल में है ही नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है। तो उनका क्या हुआ उन टीचर का? वो सस्पेंड हो गया। अगर पकड़ा जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। मैं बहुत छूट दिया हूँ सबको कि आप डेडिकेशन से काम करिए, छुट्टी लीजिए, जो करना करिए, लेकिन अगर आप सिस्टम को हुडविंग करेंगे और सिस्टम में धोखा देंगे तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। और यदि आप दीवार पे फोटो चिपका के अटेंडेंस लाने की कोशिश करेंगे तो डिसमिस हो जाइएगा, क्योंकि आप टैंपरिंग ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड में आप आरोपित होंगे कि आपने सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आप लगाए दीवार पे फोटो और किसी को कह दिया कि भाई अटेंडेंस लेते रहना। तो ऐसे भी लोग किए हैं। बनारस में बैठे हैं, जमुई में अटेंडेंस लगा रहे थे 3, एक लेडी और टीचर और जेंट्स टीचर, पकड़ा गया क्योंकि सारे फोटो एक ही जैसे थे। तो टैंपरिंग ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड तो बहुत ही गंभीर आरोप है ना। इसमें कमी कहाँ मानते हैं आप? कमी है कि वही मैं 5% वाला टीचर, 95 डेडिकेटेड हैं, 5% ही है। तो उस 5% को तो सुधारना पड़ेगा ना। कैसे सुधारेंगे? कोई निलंबित हो जाएंगे, किसी पर कार्रवाई हो जाएगी। बस 5% तो हर सिस्टम में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। आपका कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है, तो आप कभी सोचते हैं आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मेरी उपलब्धि है कि मतलब मैंने समाज के लिए कार्य किया, और मैं भविष्य में भी करता रहूँगा। और समाज से आदमी संन्यास नहीं ले सकता, और सामाजिक कार्य में लगे रहेंगे। आगे की कोई योजना बनाई है आपने? नहीं, अब शिक्षा व्यवस्था में रहेंगे, शिक्षा देखेंगे, शिक्षा में ही कुछ करेंगे, बट समाज के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया समाज साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।